हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान विज्ञान एकेडमी। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में हमने लास्ट वीडियो जो कवर करी वो करी उत्तराखंड में राज करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति के बारे में, जो थी कुड़िंद राजवंश। आज हम देखेंगे कुड़िंद राजवंश के बाद कौन कौन से राजवंश या कौन कौन से वंश यहाँ पे आए। ये जितने भी वंश हैं ये सब मतलब इनका ओरिजिन यहाँ नहीं है, बस ये कहीं और से यहाँ आए और यहाँ शासन करने लग गए। कुछ कुड़िंदों के समकालीन रहे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि कुड़िंद वंश समाप्त हो गया, फिर उसके बाद ये इनका आधिपत्य हो गया। तो देखते हैं। देखिए, कुड़िंद वंश का जो सबसे आखिरी शासक था वो था अमोधभूति। ठीक है, तो अमोघभूति की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो शक वंश है, शक वंश मैदानी क्षेत्रों में शासन करने लग जाता है। उसके बाद आता है कुषाण वंश। कुषाण वंश के कुछ इसके बारे में जानकारी हमें कुछ स्थानों से मिलती है, जैसे वीरभद्र जिसे आज के टाइम में ऋषिकेश बोलते हैं, मोरध्वज जिसे कोटद्वार बोला जाता है, और गौविषाण जिसे काशीपुर बोला जाता है। तो यहाँ से इनके होने के कुछ प्रमाण मिले कुषाणों के, और ये माना जाता है कि जो योधेय थे, योधेय इन्हीं के समकालीन रहे थे। तो यानी कुषाण और योधेय समकालीन थे, मतलब अलग अलग जगहों पे उत्तराखंड में ये शासन कर रहे थे। जैसे इनकी मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं वो प्राप्त हुई हैं जौनसार बाबर, जो कहाँ है, देहरादून में। ठीक है, और कालों का डंडा जिसे आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं, लैंसडाउन बोलते हैं। तो लैंसडाउन जो कहाँ है, पौड़ी में। तो योधेय लोगों की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, कुषाण जो हैं और योधेय जो हैं, इन लोगों का शासन काल सेम है, बट इन लोगों के शासन करने की जगहें अलग अलग हैं। फिर उसके बाद आती है नाग जाति। हमें नाग मंदिर जो यहाँ पे हैं उनसे इनकी पुष्टि होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि इनके निवास की पुष्टि होती है नाग मंदिरों से। शकों के रहने की पुष्टि किससे होती है, जो हमारे सूर्य मंदिर हैं और जो संवत उत्तराखंड में माना जाता है, तो उससे इनके निवास की पुष्टि होती है। उसके बाद जो आया वो आया कन्नौज का मौखरी वंश। यानी कि ये यहाँ का मतलब इनका ओरिजिन यहाँ नहीं था, इनका ओरिजिन था कन्नौज से। कन्नौज से आए ये और यहाँ आके बस गए। और इनका जो लास्ट शासक था वो था ग्रहवर्मा, ये अंतिम शासक था इनका। इसके बाद जो आया वो आया, इनका वंश समाप्त हो गया, मतलब मौखरी वंश समाप्त होने के बाद वर्धन वंश यहाँ आया। और वर्धन वंश का जो राजा था हर्षवर्धन, जिसका हमें काफी जिक्र मिलता है। तो वर्धन वंश का जो राजा हर्षवर्धन था, अब हर्षवर्धन के शासन तक तो वर्धन वंश अच्छा खासा फला फूला, पर जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो ये जो शासन था ये अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो वर्धन वंश के बाद जो हिस्से बटे वो एक तो ब्रह्मपुर बन गया, एक राज्य बन गया शत्रुघ्न, छोटे छोटे राज्यों में ये डिवाइड हो गया। एक बना गौविषाण। ठीक है, तो ब्रह्मपुर में ऐसा माना जाता है कि 6वीं शताब्दी के आसपास पौरव वंश या फिर पर्वताकार वंश का यहाँ पे शासन रहा। गौविषाण हमें पता है कि आधुनिक काशीपुर को बोला जाता है। तो देखिए, इन वंशों के बारे में तो इतना ही हमें जानकारी मिलती है। पर्वताकार वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हर्षवर्धन के समय में क्या हुआ था, जो चीनी यात्री था वेनसांग यहाँ आया था और उसने इस राज्य को, इस क्षेत्र को क्या बोला था, पोलीहीमो पुलो अपनी भाषा में, जिसका मतलब होता है ब्रह्मपुर। और हर्षवर्धन का शासन, इसका जो उल्लेख मिलता है हमें कि हर्षवर्धन ने यहाँ पे शासन किया था, वो बाणभट्ट की हर्ष चरित्र से भी मिलता है। और जैसा कि वर्धन वंश है, वर्धन वंश के टाइम पे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, और ब्रह्मपुर जो है, जो ये वेनसांग बोला था कि ये ब्रह्मपुर, इस स्थान को, इस स्थान पे ऐसा माना जाता है कि 5 बौद्ध विहार हुआ करते थे ब्रह्मपुर में। और ब्रह्मपुर कौन सी जगह है, आधुनिक कुमाऊं और गढ़वाल, इस पूरे क्षेत्र को ही ब्रह्मपुर बोला जाता था उस टाइम पे।
अब देखते हैं पौरव या पर्वताकार वंश के बारे में। तो जो पौरव वंश है इसका उल्लेख हमें मिलता है तालेश्वर अभिलेख से। कहाँ से? तालेश्वर अभिलेख से, जो कहाँ है? ये है अल्मोड़ा में। ये जो तालेश्वर अभिलेख है ये ताम्र और अष्टधातु के बने हुए, मतलब ताम्र और अष्टधातु के बने हुए ये अभिलेख हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि तालेश्वर अभिलेख किसके बने हुए हैं, तो ये ताम्र के बने हुए। मेनली जो पौरव वंश के शासकों का उल्लेख मिलता है हमें, वो 5 पौरव या पर्वताकार, पौरव और पर्वताकार एक ही वंश है। ये 6ठी शताब्दी के आसपास ऐसा माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पे शासन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 5 पौरव शासकों के नाम मिलते हैं, जिनमें से पहला है विष्णुवर्मन फर्स्ट, फिर वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन सेकंड। तो ये जो अभिलेख मिले हैं हमें, ये अभिलेख इन तीनों के शासनकाल के नहीं है, मतलब विष्णुवर्मन प्रथम, वृषवर्मन और अग्निवर्मन के शासनकाल का उल्लेख हमें मिलता नहीं है, क्योंकि इनके टाइम पे वर्धन वंश का यहाँ पे आधिपत्य था और एक बड़ा राज्य था, तो उसके सामने ये छोटी छोटी शक्तियां नहीं टिक पाई। तो जैसे ही हर्षवर्धन का अंत होता है, मतलब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, वर्धन वंश का अंत होता है, तो फिर ये शक्तियां उभरती हैं और आते हैं द्युतिवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय। इन्हीं के जो अभिलेख हैं उनसे हमें क्या मिलती है? इस वंश की जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, इनकी जो राजधानी थी वो क्या थी? ब्रह्मपुर। जैसा हमने पहले ही उल्लेख किया है कि ब्रह्मपुर जब हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जब ये 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो जो ब्रह्मपुर था वहां पे पौरवों का शासन होने लग गया। अब ये जो ब्रह्मपुर है ये कहाँ पे है? ये अलकनंदा और कर्णाली नदी के संगम पर इनकी राजधानी थी। ये जो पौरव शासक थे ये खुद को क्या बोलते थे? परम्बद्वारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए हुए थे। हर शासक ने ये उपाधि धारण नहीं की थी। तो जो इसका उल्लेख मिलता है वो मिलता है द्युतिवर्मन के जो अभिलेख हैं, उल्लेख नहीं होना चाहिए था, अभिलेख होना चाहिए था। द्युतिवर्मन के अभिलेख से इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि जो अग्निवर्मन था वो सबसे पहला शासक था किसका? पौरव वंश का, जिसने ये उपाधि धारण की थी। तो जितने बड़े बड़े नाम, जैसे बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर लेते, तो ऐसा मानता था ये बहुत महान राजा अपने आप को कहलाते थे। अब देखिए, जो पौरव शासक थे ये स्वयं को गौ ब्राह्मण हितैषी कहलाना पसंद करते थे। मतलब ऐसा रहा होगा कि ये गौ संरक्षक रहे होंगे, या फिर एक गाय को एक पूजनीय पशु के रूप में ये लोग माना करते होंगे। तो गौ ब्राह्मण हितैषी ये अपने आप को बोला करते थे। इनके शासन में कुछ टर्म्स यूज होती हैं, वो देख लेते हैं। कूट वो स्थान था जहां राजा अपने परिवार के साथ रहा करता था। राज परिहार किसको बोलते थे? जो राज परिवार की सुरक्षा करता था उसको राज परिहार कहा जाता था। और शुभकारपति होता था जो राजा के लिए भोजन की व्यवस्था करता था। तो हो सकता है कभी इस तरह का क्वेश्चन बन जाए कि राजा के भोजन की व्यवस्था करने वाले को क्या कहा जाता था पौरव वंश के समय में? तो उसे बोला जाता था शुभकारपति। ठीक है, अब देखिए, इनके टाइम पे 2 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है। एक प्रकार की भूमि को बोलते हैं केदार और एक प्रकार की भूमि को बोलते हैं सीरी। तो जो सिंचाई योग्य भूमि होती थी उसको क्या बोला जाता था? केदार बोला जाता था। और जो असिंचित भूमि होती थी जिसपे सिंचाई नहीं की जा सकती थी उसको बोला जाता था सीरी। अब जो करयुक्त भूमि होती थी उससे क्या किया जाता था? अब नाम से ही मेंशन हो रहा है कि करयुक्त भूमि है, तो मतलब इससे क्या लिया जाता होगा? कुछ कर लिया जाता होगा। और इनके आय का स्रोत भी यही करयुक्त भूमि हुआ करती थी। तो इस करयुक्त भूमि से कितना भाग लेते थे? जितना इसमें उत्पादन हो रहा है उसका 1/6 भाग ये कर ले लिया करते थे। मतलब इनके राज्य की आय का स्रोत यही था। और अकर भूमि जो थी वो क्या थी? राजस्व मुक्त थी। मतलब जो राजस्व मुक्त भूमि थी उसको क्या बोला जाता था? अकर भूमि बोला जाता था। अब इनके शासन में कुछ
भूमि मापन के लिए कुछ प्रयुक्त शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, वो कौन कौन से हैं? जोड़वापन, स्थारीवापन, मूल्यवापन। कहीं पे वापम लिखा होता है, कहीं पे वापन लिखा होता है, तो आप ऑप्शन से समझ जाएंगे कि इनके समय में भूमि मापन के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता था। तो पौरव वंश में तो इतना ही है। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कत्यूरी वंश के बारे में, और फिर उसके बाद हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कुमाऊं गढ़वाल के शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।